गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी ऑनलाइन क्लास में जो चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हमने पिछली क्लासों में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि वैद्युत रसायन क्या है, सेलों के प्रकार पढ़ लिए थे। दो प्रकार के सेल काम में आते हैं, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। इसके बाद मैंने विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बताया था। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत अपघट्य पदार्थ का वियोजन किया जाता है, हमें इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। वहां पर हमारे सामने एक समस्या आई थी कि जब हम किसी विद्युत अपघट्य का गालित विलयन लेते हैं तो हमें सीधे सीधे जिन आयनों से वो मिलकर बनाए वो पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, जैसे सोडियम धातु और क्लोरीन गैस। लेकिन अगर इनका जलीय विलयन लेते हैं तो जलीय विलयन लेने पर हमें देखना पड़ता है कि उस आयन का और H+ आयनों OH- आयनों के बीच कंपटीशन होता है, और उसका समाधान हमने किसके आधार पर किया था? विसर्जन विभव के आधार पर। जिसके लिए जिस आयन के लिए विसर्जन विभव का मान कम होता है वो जाके क्या होता है? इलेक्ट्रोड पर जाकर विसर्जित होता है, उदासीन होता है। ये चीजें हमने देख ली थी। अब भी हर उसमें अपन विसर्जन विभव नहीं लगा सकते। कुछ स्पेशल विद्युत अपघटनी विलयन के केस हैं, तो उन केसों को आज हमें देखना है। तो सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूंगा वो इससे करूंगा कि इलेक्ट्रोड पर बनने वाला उत्पाद किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अपना आज का पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोड पर बनने वाला उत्पाद निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कि किस इलेक्ट्रोड पर क्या बनेगा? निम्न कारकों पर निर्भर करता है। फिर इसी के एग्जाम्पल देखेंगे। इसको ध्यान से समझना है। इसी में से बोर्ड में तो क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। दो तो मैंने बता ही दिए थे, एक तो गालित NaCl का विद्युत अपघटन और एक NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। अब आगे और देखेंगे एग्जाम्पल। सबसे पहला देखो, ये निर्भर करता है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य के माध्यम पर। विद्युत अपघट्य के माध्यम पर माध्यम से मतलब है कि आपने विद्युत अपघट्य को किस अवस्था में लिया है? गालित अवस्था में लिया है या जलीय विलयन लिया है? उसका गालित अवस्था एक तो गालित अवस्था में लेते, दूसरा जलीय विलयन में। विद्युत अपघट्य को जल में मिलाकर लिया है, दोनों में उत्पाद बदल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन देख चुके हैं। अगर मैं NaCl को गालित अवस्था में लेता हूं तो मुझे एनोड पर कौन आते हैं? एनायन। तो एनोड पर तो Cl2 गैस मिलती है, और कैथोड पर मुझे क्या मिला था? सोडियम धातु। ठीक है। लेकिन जब मैंने NaCl का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया एक्रेटिक, तो मुझे एनोड पर तो क्लोरीन गैस ही मिली थी। एनोड पर क्या मिली थी? क्लोरीन गैस। लेकिन कैथोड पर सोडियम धातु नहीं मिली, बल्कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी। तो देखो उत्पाद बदल गया, इलेक्ट्रोड पर बनने वाले उत्पाद बदल गए। जैसे ही आपने विद्युत अपघट्य का माध्यम चेंज कर दिया, विद्युत अपघट्य को अगर सीधा सीधा लेते गालित अवस्था में तो उन्हीं के आयन
इलेक्ट्रोडों पर जाकर उदासीन होते हैं। लेकिन अगर जलीय विलयन में लेते हैं तो जल के जो आयन होते हैं H+ आयन और OH- आयन, वो भी इनके साथ कंपटीशन में आ जाते हैं और फिर हमें अलग उत्पाद प्राप्त होता है। तो पहला तो ये चीज कारक है। ठीक है भाई, मेरे अंदाज से तुम्हें याद आ गया होगा पिछली क्लास का जो बताया था, ये क्लोर क्षार अभिक्रिया बताई थी, NaOH बच जाता है जलीय विलयन में, और ये दोनों मैं बता चुका हूं। ठीक है भाई, तो पहला कारक तो ये है। अब दूसरा कारक देखते हैं। एक तो उत्पाद किस पर निर्भर करता है कि आपने विद्युत अपघट्य किस माध्यम में लिया है, गालित अवस्था में लिया है या उसका जलीय विलयन लिया है। दूसरा निर्भर करता है ये विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर। विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। मतलब आपका विद्युत अपघट्य सांद्र है या अत्यधिक अति तनु है, इस चीज पर भी विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर भी आपका जो विलयन है, आपने जलीय विलयन जो बनाया है, जलीय विलयन सांद्र बनाया है या तनु बनाया है। सांद्र बनाया है तो सांद्र के लिए मैंने आपको कल बताया था, NaCl का जलीय विलयन लेते हैं सांद्र विलयन, तो उसमें अपन को इलेक्ट्रोडों पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलती है। अभी अभी देखा था अपन ने। दोनों को मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है दोनों तरह। पहले मैं क्या करता हूं, सांद्र NaCl एक्वेटिक विलयन का विद्युत अपघटन करता हूं, विलयन का विद्युत अपघटन। तो ये अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं, ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं। इसमें NaCl का आप विलयन लोगे, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दो, ये एनोड और ये कैथोड, NCR। याद है ना दोनों चीजें। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है पाव, और कैथोड पर अपचयन होता है, नेगेटिव रहता है कैथोड। ठीक है, ये अभिक्रिया अपन देख चुके हैं, इसलिए ज्यादा मैं आपको बोलूंगा नहीं। कैथोड पर Na+Cl- H+ और OH- इसमें इस विलयन में आपको Na+Cl- H+OH- आयन भी मिल रहे हैं। तो कैथोड पर तो कौन जाएंगे, ये Na+ और H+ आयन दोनों में कंपटीशन होगा कैथोड पर जाकर अपचयित होने के लिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए। लेकिन हमको पता है H+ आयन का जो विसर्जन विभव है वो कम है सोडियम आयन से, इस कारण से ये अपचयित हो जाता है H2 गैस में। यहाँ 2H+ आयन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर लो, यहाँ H2 गैस मिल जाती है और ये Na+ आयन का अपचयन नहीं होता। जबकि इधर क्या होगा, Cl- आयन और OH- आयन दोनों आएंगे। लेकिन हमें पता है Cl- आयन का विसर्जन विभव कम है, इस कारण से ये इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा क्लोरीन गैस में, इधर 2Cl, और इसका कुछ नहीं होगा। तो जब मैंने सांद्र NaCl लिया तो मुझे उत्पाद में क्या क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH का विलयन, क्योंकि इधर Na+ आयन बच गया, इधर OH- आयन, तो ये दोनों NaOH बना लेंगे तो हमें NaOH मिल जाएगा, क्षारीय विलयन मिल जाएगा। ये तो सांद्र लेने पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, वैसे कर चुके हो, लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बता चुका हूं। अब मैं दूसरा केस बताता हूं, जब हम क्या करेंगे, तनु NaCl विलयन का विद्युत अपघटन करेंगे। तनु NaCl के जलीय विलयन का क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे।
तो इसे देखिए, ये भी स्पेशल केस है, इसको ध्यान में रखना। बी तनु NaCl एक्वेटिक विलयन का विद्युत अपघटन। अत्यधिक तनु विलयन नहीं लिया, थोड़ा सा ही NaCl डाला है। तो देखो कहानी वही है, लेकिन अब की बार सांद्र की जगह क्या है, तनु है। तनु NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, वही इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये एनोड, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ये कैथोड, कैथोड पर अपचयन होता है। ये चीजें रट जानी चाहिए। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर अपचयन होगा। अब भाई यहां पर देखो, इस विलयन में Na+ आयन भी है, Cl- आयन भी है, H+ आयन भी है और OH- आयन भी है, लेकिन इनकी सांद्रता बहुत अधिक है, सांद्रता अधिक है। इनकी सांद्रता कम है, NaCl की सांद्रता कम है। तो इस केस में जिन आयनों की सांद्रता अधिक होती है उन्हीं का क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है, वही उदासीन होते हैं। जब हम अत्यधिक तनु विलयन लेते हैं तो उस विलयन में जिन आयनों की सांद्रता अधिक है उन्हीं का क्या होगा, विसर्जन होगा, वही उदासीन होंगे और हमको इलेक्ट्रोड पर उन्हीं के अनुसार उत्पाद मिलेगा। अब हम विसर्जन विभव वाली जो श्रेणी है उसको नहीं देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा काम, ठीक है ना। तो इन सांद्रता इनकी अधिक है तो यही जाएंगे, क्योंकि विलयन में इन्हीं की मात्रा क्या है, ज्यादा है, H+ और OH-। तो H+ आयन तो कैथोड पर जाएगा, OH- आयन एनोड। तो देखो दोनों जगह क्या अभिक्रिया होगी, कैथोड पर रिडक्शन होता है, आपको पता है NCR, नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड और रिडक्शन होगा। तो H+ आयन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेगा और इसमें बदल जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता, हाइड्रोजन गैस के रूप में रहता है। तो यहाँ H2 है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करो, यहाँ 2H+ आयन। तो इस पर तो यह अभिक्रिया हो गई। इधर क्या होगा, एनोड पर OH- आयन आएंगे, एनोड पर कौन आएगा, OH- आयन, ये आएंगे, क्योंकि OH- आयनों की सांद्रता अधिक है, Cl- आयनों की सांद्रता क्या है, कम है। भाई विलयन में इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या कम है, तो ये आयन इनको पहुंचने ही नहीं देंगे, खुद जाएंगे। जो ग्रुप में आते हैं भाई, एक तो मान लो अकेला अकेला है तो उसकी ताकत ज्यादा होगी, या जो एक साथ मिलकर आते हैं, जो मिलकर आएंगे ग्रुप में आएंगे उनकी संख्या, ठीक है ना। तो इनकी ताकत ज्यादा, इसलिए इनका वो होगा। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो OH- आयन आएंगे, यहां पर ऑक्सीकरण होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो OH बच जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो OH दूसरे OH के साथ मिलकर क्या बना देता है, H2O, और एक ऑक्सीजन मुक्त करता है, ये नवजात ऑक्सीजन। भाई OH इस फॉर्म में रहता ही नहीं है, OH मिलकर क्या करेंगे, H2O बनाएंगे और ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी। पर ऑक्सीजन भी अकेली नहीं रहती, ये ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देगी, O2, क्या बना देगी, O2 बना देगी। अब यहां पर देखो, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा करोगे, इनको भी 2 से गुणा करोगे, ये 2O हो जाएगा, ये 2O होगा, तो यहाँ 2H2O, ये 2OH, 2OH, तो 4OH। तो ऑल ओवर रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, ये आपको याद में, ध्यान में रखना है, याद रखनी है इसकी ऑल ओवर रिएक्शन। अभी बता रहा हूं, इसको याद कर लेना। हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन जब इलेक्ट्रोड पर जाते हैं एनोड पर, तो कैसे होता है,
4OH माइनस आयन, ये 4 ही तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे भाई। इसको 2 करने के लिए यहां 2 लगाओगे, ये 2 लगाओगे तो बैलेंस करने के लिए यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2, यहां भी 2, तो 4 OH माइनस आयन हो जाएंगे। तो 4 ही इधर, फिर 4 OH माइनस आयन करोगे तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन 4 OH हो जाएगा। ठीक है, 4OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, यहां पर बचेगा क्या 2H2O, और यहां पर बच जाएगी ऑक्सीजन O2। तो ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है, O2 गैस मुक्त होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इस रिएक्शन को याद रखना। जब जल का विद्युत अपघटन कराओ, मतलब H प्लस और OH माइनस आयनों का, तो OH माइनस आयनों का जब ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, तो आपको वहां पर जल मिलता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब देखो यहां 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो आप खुद सोचो कि इधर 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, ये 4 इलेक्ट्रॉन ही तो इधर आएंगे, तो यहां पर भी तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन यूज में आएंगे। तो इसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा, 4H प्लस आयन बैलेंस करने के लिए 4H प्लस आयन 4 इलेक्ट्रॉन और 2H2 ऐसे करना पड़ेगा। और दोनों अभिक्रियाओं को मिलाकर लिखना है तो मुझे इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों रिएक्शंस को मिला के लिखना है। तो ऑल ओवर रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल के विद्युत अपघटन की, खाली जल का विद्युत अपघटन कर रहे हैं अपन, इधर 2H2O है, इधर 4OH माइनस आयन है, तो इसका भी 4H प्लस आयन और 4OH माइनस बना देंगे 4H2O, 4H2O। ठीक है, इसका आप विद्युत अपघटन करोगे तो 2H2, भाई 2 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 2H2 प्लस 2H2O प्लस O2 ये होगी। लेकिन इन 2H2O को इधर लाओगे तो यहाँ पर 2H2O ही तो बचेंगे, माइनस का हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2। ये अभिक्रिया ऑल ओवर रिएक्शन होगी आपकी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से OH का और इसकी अभिक्रिया ध्यान रखना। तो देखो उत्पाद बदल गया, हाइड्रोजन गैस कहां मिली है, कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस कहां मिली है, एनोड पर। तो देखो एक ही पदार्थ का हमने 3 तरह से विद्युत अपघटन किया और तीनों तरीकों से हमें अलग अलग उत्पाद मिला है, तीनों तरीकों से हमें अलग अलग उत्पाद मिला। अगर मैं केवल NaCl को पिघली हुई अवस्था में लिया तो सोडियम धातु और क्लोरीन गैस मिली थी। मैंने NaCl का सांद्र विलयन लिया या जलीय विलयन लिया, मोस्टली जब तक कहा ना जाए ना तो आपको तनु नहीं लेना, सांद्र ही लेना है। सांद्र विलयन लिया तो मुझे क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH का विलयन मिला, और फिर मैंने NaCl का अत्यधिक तनु विलयन ले लिया तो मुझे ओनली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। मतलब जो शुद्ध जल होता है वो शुद्ध जल क्या होता है, विद्युत का चालक नहीं होता, तो उसमें थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिला दोगे ना, थोड़ा सा, तो वो चालन करने लग जाता है, वहां पर फिर जल का विद्युत अपघटन होता है, जल का, पानी का विद्युत अपघटन होता है। अच्छा एक चीज और, यहां पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस निकालने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन गैस निकालने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां पर 1 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तभी तो इनका रेशो क्या होता है, 2:1। देखो हाइड्रोजन के तो 2 मोल मिल रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल मिल रहा है, बैलेंस अभिक्रिया लिखते हैं, 2:1 में है ये। इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉनों को देखोगे तो इसके लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके लिए 2 मोल ही चाहिए। ठीक है ना, ये वैलेंसी के ऊपर है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इस कारण से इसको डबल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इधर से और इधर आधे आएंगे। तो ये दूसरा फैक्टर आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से तनु NaCl ले लेते हैं तो आपका जो उत्पाद है वो बदल जाएगा, इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाला उत्पाद। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया, मैं इसको साफ कर रहा हूं भाई। इसके बाद तीसरा फैक्टर देखेंगे हम।
तीसरा कारक देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पर बनने वाला उत्पाद और किस पर निर्भर करता है, उसके फिर एग्जाम्पल बताऊंगा। इसका मोस्ट है, इसको समझ के उतारना भाई। तीसरा कारक जो आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रोड की प्रकृति। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। आप जो इलेक्ट्रोड ले रहे हो, एनोड कैथोड, इलेक्ट्रोड की प्रकृति उस पर भी निर्भर करता है। अगर आपका इलेक्ट्रोड देखो अक्रिय इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक तो अक्रिय इलेक्ट्रोड, अक्रिय इलेक्ट्रोड, अक्रिय इलेक्ट्रोड है जो प्लेटिनम और ग्रेफाइट के बने होते हैं। अगर आप विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में प्लेटिनम या ग्रेफाइट के बने इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हो तो ये इलेक्ट्रोड रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। जो अब तक मैंने एग्जांपल देखे थे उनमें अक्रिय इलेक्ट्रोड लगाए थे। और आपको भी अगर केवल ये कहता है विद्युत अपघटनी सेल है तो आपको अक्रिय इलेक्ट्रोड ही काम में लेने हैं। और दूसरे जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो होते हैं सक्रिय इलेक्ट्रोड, सक्रिय इलेक्ट्रोड जो सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने लग जाते हैं। वो खुद ही उनका खुद का ही अपचयन और ऑक्सीकरण होने लग जाता है। फिर वो विद्युत अपघट्य पदार्थ का ऑक्सीकरण अपचयन नहीं करते बल्कि खुद का करने लग जाते हैं। सक्रिय इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं? जैसे कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड लोगे आप तो वो सक्रिय है। जिंक है, एजी है, और एक स्पेशल केस एचजी का है। एचजी ना तो सक्रिय है और ना ही अक्रिय है। एचजी अलग तरह से अभिक्रिया दिखाता है। तो मैं इसका भी उदाहरण बताऊंगा और इसका भी बताऊंगा। ये अपन अभी तक तीन जो अपन ने करे हैं वो इसी के करे हैं। ठीक है भाई। अक्रिय इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो आपको सिंपल जो उत्पाद, अक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर तो केवल किस पर निर्भर करेगा? इलेक्ट्रोड पर बनने वाला पदार्थ उनकी सांद्रताओं पर निर्भर करेगा और विद्युत अपघट्य के माध्यम पर निर्भर करेगा। लेकिन आपने अगर इनमें से कोई इलेक्ट्रोड ले लिया, सक्रिय इलेक्ट्रोड ले लिए, तो भी इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाला उत्पाद बदल जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे, दो एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। पहला है अगर NaCl के जलीय विलयन, सांद्र विलयन है, उसमें Ag के इलेक्ट्रोडों के द्वारा विद्युत अपघटन कराते हैं। NaCl एक्वेटिक, NaCl विलयन का Ag के इलेक्ट्रोडों के द्वारा अपघटन कराने पर विद्युत अपघटन कराते हैं। ध्यान से समझना भाई इसको भी। मैं क्या करूंगा, वही काम करूंगा जो करता आ रहा हूं। NaCl का विलयन ले लिया। देखो जब तक कहे नहीं तब तक आप तनु विलयन नहीं लोगे, सांद्री मानकर करोगे। NaCl का विलयन ऐसे लिखा हो तो इसको सांद्र मानकर ही करोगे, तनु नहीं मानोगे अपनी मर्जी से। अगर उसको तनु का कराना है ना कि अत्यधिक तनु विलयन है तो वो आपको फिर लिख कर देगा। इसमें मैंने दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिए, दो इलेक्ट्रोड, और वो भी सिल्वर के लगाए। ये भी सिल्वर का Ag का एनोड है, ऐसे लिख देता हूं, Ag का एनोड, और इधर Ag का ही क्या है, कैथोड। दोनों ही चेंज कर दिए। अब होगा क्या, देखो इस विलयन में आपको देखो क्या क्या चीजें मिलेंगी। इस विलयन में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी वो चीज देखिए आप। आपको इसमें Na+ आयन भी मिलेगा, Cl- आयन भी मिलेगा, Na+ आयन, Cl- आयन,
ये तो मिलेंगे ही, साथ में H प्लस आयन और OH माइनस आयन भी मिलेंगे, लेकिन Ag भी मिलेगा। क्या मिलेगा? Ag भी मिलेगा। ठीक है भाई। अब देखो एनोड पर आपके पास कौन आएंगे भाई? विलयन में Na प्लस आयन है, यहां पर Ag उपस्थित है। ये इसको नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना। एनोड के पास कौन आते हैं? ऋणायन आते हैं। एनोड के पास कौन आएगा? ऋणायन। तो तीन, पहले कैथोड की लिखनी पड़ेगी अभिक्रिया हमको, एनोड की, सॉरी। Cl माइनस आयन भी आएंगे, OH माइनस आयन भी आएंगे, और Ag भी कंपटीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये सक्रिय है। तो Ag का भी तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इन तीनों में ही अगर आप आपकी श्रेणी को देखते हो, विसर्जन विभव के जो मैंने मान लिखवाए थे, विसर्जन विभव के मान देखोगे, या 11वीं क्लास में एक विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखाई थी, उस श्रेणी में देखोगे तो आपका जो सिल्वर है, सिल्वर का ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा होता है। सिल्वर का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है इन दोनों से ही, OH माइनस से भी और Cl माइनस से भी। तो यहां पर ये सारी अभिक्रियाएं, इनकी क्रियाएं तो रुक जाएंगी और आयनों की, और Ag की क्रिया होने लग जाएगी, ये खुद पार्टिसिपेट करेगा। तो एनोड पर क्या होगा? जो सिल्वर है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सिल्वर आयन में बदल जाएगा, Ag प्लस आयन। मतलब ये जो आपका एनोड है, एनोड से यहां पर विलयन में Ag प्लस आयन आ जाएगा, सिल्वर आयन। अब सिल्वर आयन आ गया, कैथोड पर क्या आएगा? कैथोड पर ये तीनों आकर्षित होंगे। कौन कौन? Na प्लस बी, H प्लस बी, और Ag प्लस भी विलयन में आ गया है, यहां से Ag प्लस, तो ये Ag प्लस, तो Ag प्लस आयन ही जाएगा। Ag प्लस आयन का इन दोनों से विसर्जन विभव क्या है? कम है। तो Ag प्लस आयन का क्या होगा? अपचयन। तो यहां पर को Ag मिल जाएगा। तो देखो Ag का ही ऑक्सीकरण हुआ और Ag का ही अपचयन। तो ये चीज याद रखना, अगर किसी पदार्थ के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन में आप सक्रिय इलेक्ट्रोड ले लेते हो, कॉपर, जिंक या Ag, इन तीनों में से, कॉपर, जिंक और Ag में से, तीन में से, इसका केस अलग है, ये मैं अलग बताऊंगा। इन तीनों का ले लेते हो तो फिर इनका ही तो ऑक्सीकरण होगा और इनका ही अपचयन होगा। एनोड पर इसी धातु का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा और कैथोड पर इसी धातु का अपचयन हो जाएगा, और बाकी की सारी क्रियाएं रुक जाएंगी। तो देखो उत्पाद बदल गया, इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाला उत्पाद बदल गया। अब देखो यहां पर क्या हो गया? इधर से तो Ag प्लस में बदलेंगे, और यहां ये Ag प्लस आयन Ag में बदलेगा। तो समय के साथ ये तो मोटी होती जाएगी, Ag यहां जम जाएगा, और ये पतली होती जाएगी। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, इस विलयन के उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इधर से Ag प्लस आयन आएंगे, इधर जमा होते जाएंगे, इधर से आएंगे, इधर जमा होते जाएंगे। तो ये तो वक्त के साथ पतली होती जाएगी और ये मोटी होती जाएगी। ऐसी क्रिया आप लोगों ने, जो मैंने आपको छठा चैप्टर पढ़ाया था, धातुओं का परिष्करण या धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत, उसमें मैंने विद्युत अपघटनी परिष्करण बताया था। तो ये वही है। वहां पर भी आपने देखो एनोड अशुद्ध धातु का लिया था, तो एनोड से धातु आयन आते हैं, और कैथोड शुद्ध धातु का, Ag का एनोड ये तो अशुद्ध है, ये धातुओं के शुद्धिकरण में काम आती है, और Ag का कैथोड ये क्या है? शुद्ध है। याद आया होगा। तो ये जो विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है वो इसी पर आधारित है। अपन सक्रिय धातु का, जिस धातु को आपको शुद्ध करना है, उस धातु का एनोड ले लेते हैं, और उसी धातु की पतली छड़ को कैथोड के रूप में काम लेते हैं। अशुद्ध छड़ से आयन आते हैं और इधर आके अपचयित हो जाते हैं, तो यहां जमा हो जाते हैं कैथोड पर। तो ये वो ही अभिक्रिया है। तो इसको ध्यान में रखना, माइंड में रखना। अगर मैं यहाँ पर कॉपर ले लेता तो कॉपर इधर जमा हो जाती है और इधर से पतली हो जाती। इधर अशुद्ध कॉपर की छड़ ले लूं, इधर शुद्ध कॉपर की छड़ ले लूं, तो और विलयन भी कॉपर सल्फेट का ले लूं, तो आ गई चीज समझ में कि जब सक्रिय धातु का इलेक्ट्रोड आप काम में लोगे तो उन विद्युत अपघट्य के जो आयन है उनकी अभिक्रियाएं नहीं होंगी, खुद उस
धातु की अभिक्रिया होने लग जाती है जिसका इलेक्ट्रोड बना हुआ है। तो ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। अब एक सिल्वर का वो, इसको इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं तो क्या अभिक्रिया होगी उसका और एग्जांपल देख लीजिए आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इस चीज को नोट कर लेना कि जब सक्रिय धातु इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं तो बाकी सारी अभिक्रियाएं रुक जाएंगी और क्या केवल वो इलेक्ट्रोड ही खुद ही क्या करने लग जाएंगे, अभिक्रिया में भाग लेने लग जाएंगे। उन्हीं का ऑक्सीकरण होगा, उन्हीं का अपचयन। अब दूसरा देखते हैं। ढंग से इनको नोट करना भाई, कंफ्यूजन नहीं होना है। एग्जाम में कौन सा किस कैसे वो करा रहा है उसके आधार पर होता है। NaCl विलयन का Hg का कैथोड लेने पर अपघटन। अब की बार केवल एक ही इलेक्ट्रोड बदला है, कैथोड। कैथोड मरकरी का ले लिया, एनोड नहीं लिया भाई। अब देखो वही काम NaCl का जलीय विलयन, ये तो प्लेटिनम का, ये जो कैथोड है, कैथोड किस धातु का बना है, Hg का। और इधर एनोड, ये तो प्लेटिनम का ही है, अक्रिय है। विलयन NaCl का विलयन है, NaCl का विलयन। हाँ भाई, अब देखिए यहां पर क्या होगा, इस विलयन में एनोड पर पहले अपन कैथोड की अभिक्रिया लिख लेते हैं। विलयन में Na+ आयन भी है, Cl- आयन भी है, H+ आयन भी है और OH- आयन भी है। तो इनमें कंपटीशन होगा जाने के लिए। एनोड पर कौन कौन आएंगे, तो एनोड पर एनायन आते हैं, Cl- और OH- आयन, इन दोनों में कंपटीशन होगा, Cl- और OH- आयन। लेकिन हमको पता है क्लोरीन का विसर्जन विभव कम है, प्लेटिनम का है ना ये अक्रिय है, तो ये तो भाग लेगा ही नहीं, तो विसर्जन विभव को ही देखोगा। क्लोरीन का विसर्जन विभव कम है तो क्लोरीन मुक्त हो, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगी। यहां ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब ये Cl2 के रूप में रहती है, यहाँ 2Cl- यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, OH- आयन आपका बच जाएगा। क्या होगा, OH- आयन आपका बच जाएगा यहाँ पर, इसका नहीं होगा। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन कौन जाएंगे, Na+ आयन भी जाएगा और H+ आयन भी। तो हमने पढ़ा है कि H+ आयन का विसर्जन विभव कम है, तो H+ आयन कैथोड पर जाना चाहिए और उदासीन होना चाहिए, इसका अपचयन होना चाहिए। लेकिन इस अभिक्रिया में ये जो सोडियम आयन है ये मरकरी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। इस चीज को नोट कर लो कि Na+ की Hg में विलयशीलता बहुत अधिक होती है, विलयशीलता बहुत अधिक होती है। इस कारण से Na+ आयन तुरंत Hg के पास पहुंच जाएंगे, इसको तो पहुंचने ही नहीं देंगे। यहां पर जाना तो H+ आयन चाहिए था, लेकिन जाता Na+ आयन है। Na+ आयन है, ये क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम धातु में बदलेगा। ये सोडियम धातु Hg में विलयशील होती है और ये मिलकर Na, इधर कोई क्रिया नहीं होगी, यहां पर ये क्रिया नहीं होगी, H+ आयन नहीं जाएगा। Na जो सॉलिड मिला है यहां पर आपको, ये Hg के साथ मिल जाएगा और सोडियम अमलगम बना देगा, NaHg, इसे बोलते हैं सोडियम अमलगम।
11वीं क्लास में भी ये अभिक्रिया कराई थी, सोडियम अमलगम बनाया था हमने, Hg का कैथोड जब काम में लिया था। तो देखो Hg खुद अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा, लेकिन इसने उत्पाद बदल दिया। होना तो अपचयन H+ आयन का चाहिए था, लेकिन हो किसका जाता है, सोडियम आयन का, क्योंकि सोडियम आयन की विलयशीलता, सोडियम, ये दोनों मिश्र धातु बनाते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, इनकी विलयशीलता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए H+ आयन के पहुंचने से पहले सोडियम धातु पहुंच जाता है यहाँ, ठीक है ना, और सोडियम अमलगम बना देता है। तो देखो Hg का कैथोड लेने पर भी आपका उत्पाद बदल गया। तो मैंने आज ये सारे एग्जाम्पल करा दिए विद्युत अपघटन के। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोडों पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, ये आपके 3 चीजों पर निर्भर करता है। ये 3 कारक आपको ध्यान में रखने हैं, विद्युत अपघट्य के माध्यम पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। मैंने सबके एग्जाम्पल कराए, ध्यान से आपको ये नोट करने अच्छे से समझ के।